अगर आपके पीसीटी में मसला आ जाए, फर्ज करो मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था कि ये आपका क्या है, बोमन कैप्सूल है, पीसीटी होता है। ठीक है, उसके नीचे एक जो लूप उतरती है उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले, उसके बाद असेंडिंग लूप ऑफ फैनले, उसके बाद हम किसको कहते हैं, उसके बाद डीसीटी आती है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। अब अगर कोई बंदा है, अगर कोई बंदा है और उसमें ये जो पीसीटी है, जो जो पीसीटी है, इसमें डिफेक्ट आ जाता है, इसमें कोई मसला आ जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फैंकोनी सिंड्रोम। इसमें कोई मसला आ जाता है तो इसको हम कहते हैं फैंकोनी सिंड्रोम, और इसको ध्यान से समझ लेना, ये बहुत अहम है। फैंकोनी सिंड्रोम, ठीक है, फैंकोनी सिंड्रोम, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, फैंकोनी सिंड्रोम, फैंकोनी सिंड्रोम क्या होता है इसको मैं बताता हूँ। फैनकोनी सिंड्रोम। अब पहले तो मैं आपको कल वाला रिवाइज करवाता हूँ कि जो आपका पीसीटी था, इसमें हमारे क्या क्या चीजें चल रही थी। तो मैं एक पीसीटी का सेल बनाता हूँ, इसको मैं जल्दी से बताता हूँ, क्योंकि मैंने कल भी पढ़ा था, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे एक्सप्लेन कर सकूं। तो मैंने आपको कल क्या क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि यार जब भी आपका क्या होगा, जब भी आप यूरिन जो पीसीटी पे जाता है, तो पीसीटी पे सबसे पहला काम क्या आता है, आपके स्गल्ट टू, जो आपके सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर टू होते हैं, ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको, ग्लूकोज को। तो पहला काम क्या हो रहा है, ग्लूकोज अब्जॉर्ब हो रहा है पीसीटी पे। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, हमारे फोस्फेट, सोडियम फोस्फेट को ट्रांसपोर्टर थे, जो कि क्या करते हैं, फोस्फेट को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ पीटीएच। उसके बाद हमने क्या कहा था कि जो आपके सोडियम होते हैं, सोडियम को भी अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद हमने कहा था कि जो आपके बाइकार्बोनेट होते हैं, इसको भी हम अब्जॉर्ब करते हैं किस में, पीसीटी में। ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, अब्जॉर्ब हो रही हैं किस में, आपके प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब मैंने कहा कि यार जब आपको क्या होगा, जो आपका पीसीटी के सेल्स हैं, अगर इनमें कोई मसला आ जाए, इनमें कोई डिफेक्ट आ जाए, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, अब्जॉर्ब ही नहीं होंगी। ये सारी चीजें क्या होंगी, अब्जॉर्ब ही नहीं होगी। अगर इनमें कोई मसला आ जाए तो ये सारी चीजें क्या होंगी, अब्जॉर्ब ही नहीं होंगी, और पेशेंट को क्या हो जाएगा, पेशेंट को क्या हो जाएगा, फैनकोनी सिंड्रोम हो जाएगा। अब हम आपकी बुक वाला पढ़ते हैं कि क्या क्या मसले आएंगे। तो सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कि जनरलाइज्ड, कि जितनी भी किडनी में जितनी भी पीसीटी, जितने भी नेफ्रॉन होंगे, सब नेफ्रॉन के जो पीसीटी होंगे, उनमें जनरलाइज्ड रिजॉर्प्टिव, कि उनमें जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी पीसीटी के लेवल पे, हमारा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो रहा था, अमाइनो एसिड रीअब्जॉर्ब हो रहे थे, फॉस्फेट हो रहा था, सोडियम हो रहा था, बाइकार्बोनेट हो रहे थे, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ये रीअब्जॉर्ब नहीं हो जाएंगी। और ये जब रीअब्जॉर्ब नहीं होंगी तो हमारी बॉडी में इनकी कमी हो जाएगी, और ये कहाँ पे, किसके अंदर चले जाएंगे, हमारे गटर में चले जाएंगे। तो आपने याद रखना है, आपने क्या याद रखना है, जो फैनकोनी सिंड्रोम होता है, इट इज जनरलाइज्ड रिसॉर्प्शन ऑफ डिफेक्ट इन पीसीटी। पीसीटी में अगर आपका डिफेक्ट आ जाए तो इसको हम कहते हैं फैनकोनी सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, इन सब की एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाएगी। ये सारी चीजें हमें चाहिए थी, हमारी बॉडी में वापस आना चाहिए थी, बट ये वापस नहीं आ रही, तो इसलिए ये गटर में जा रही हैं। जब ये गटर में जा रही हैं तो इन सब की हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस कमी को हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि यार इसमें मसला क्या आएगा, इसमें मसला क्या आएगा। तो अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो आपका जो सोडियम है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट यही सिंड्रोम है, ये आपने ध्यान से समझ लेना है। जो फेनकोनी सिंड्रोम है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके आगे लिख भी लेना, इंपॉर्टेंट है, और इसको आपने ध्यान से समझना है। देखो, जो आपका फेनकोनी सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है, आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। ये क्यों होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जो आपका पीसीटी था, इसमें कौन सी चीज अब्जॉर्ब हो रही है, इसमें चीज अब्जॉर्ब होती है बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो अगर एक बंदा है, उसका पीसीटी ही खराब है, तो क्या होगा, जो उसका बाइकार्बोनेट होगा, वो क्या होगा, वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, और जो बेस है वो तो गटर में जा रही है। तो पीछे उसकी बताएं ना मुझे कि उसमें जो एसिडोसिस होगी या एल्कलोसिस होगी, जल्दी बताएं, शाबाश। अगर एक बंदा है फेनकोनी सिंड्रोम का, उसका जो कार्बोनेट है वो तो गटर में जा रहा है, मुझे बताएंगे कि उसमें क्या होगा, एसिडोसिस होगी या अल्कलोसिस होगी, जल्दी बताएं। नान हमें बता रहे हैं कि उसमें क्या हो जाएगी, एसिडोसिस हो जाएगी। तो इसलिए आपने याद रखना है, पहली बात आपने क्या याद रखनी है कि फैनकोनी सिंड्रोम में क्या होता है, एसिडोसिस होती है। एसिडोसिस क्यों होती है, क्योंकि बाइकार्बोनेट तो उसका गटर में जा रहा है, वो तो हम रीअब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रहे। अब आप कहते हैं कि यार ये होता क्यों है, ये होता क्यों है, तो आपने कहना है इसकी जो काजेज हैं, जो इसकी वजह है, वो दो है। ठीक है, जो फेनकोनी सिंड्रोम है, इसकी दो वजह है। दो वजह क्या है, एक होती है हेरिडिटरी, मतलब किसी को कोई विरासती मसला है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। और दूसरी क्या है, दूसरी जो वजह हो सकती है कि एस्कीमिया हो गया है। जो आपकी किडनी है, जब इसका एस्कीमिया होता है तो आपकी जो पीसीटी है वो डैमेज हो जाती है। अब इसकी दो काजेज हैं, या तो आपको पैदाइशी मसला हो सकता है, या आपको क्या हो सकता है, एस्कीमिया हो सकता है। अब इसको आपने गौर से देखना है।
अब देखो, जो आपका हेरिडिटरी होता है, हेरिडिटरी एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं विल्सन डिजीज। ठीक है, विल्सन डिजीज हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। विल्सन डिजीज में थोड़ा सा आपको इसका हिंट बता देता हूँ। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पे ना एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसको हम कहते हैं कॉपर ट्रांसपोर्ट। इसने क्या करना होता है, सेल से कॉपर को लेना होता है और बाहर सेल के निकालना होता है। लेकिन जो विल्सन डिजीज के मरीज होते हैं, इनमें ये वाला जो ट्रांसपोर्टर होता है ये खराब होता है। ये जो ट्रांसपोर्टर खराब होगा तो जो मरीज होगा उसको क्या होगी, विल्सन डिजीज होगी। और चूंकि जो आपका कॉपर है ये डैमेज कर देता है किसको, आपके सेल्स को। तो अगर यही कॉपर आपके किडनी में एक्यूमुलेट हो जाए तो ये डैमेज कर देता है किसको, आपकी पीसीटी को, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, फेनकोनी सिंड्रोम हो जाएगा। तो पहली बात आपने याद रखनी है कि विल्सन डिजीज क्या है, एक कॉपर प्रॉब्लम है। इसमें कॉपर हमारा एक्यूमुलेट हो जाता है, कॉपर बाहर नहीं जा पाता सेल के, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉपर अंदर ही जमा हो जाता है और कॉपर हमारे सेल को डैमेज कर देता है। इसको हम कहते हैं विल्सन डिजीज, और ये क्या है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो आपका टायरोसिनीमिया है, अगर आपके जो ब्लड है इसमें टायरोसिन बहुत ज्यादा हो जाए तो इससे भी आपको क्या हो सकता है, इससे भी जो पीसीटी होता है वो डैमेज हो जाता है। इसको हम आगे जाकर भी पढ़ेंगे कि टायरोसिनीमिया की वजह से आपका जो पीसीटी वो कैसे डैमेज होता है। फिलहाल आपने याद रखना है कि टायरोसिनीमिया की वजह से क्या होता है, आपका फेनकोनी सिंड्रोम होता है, क्योंकि ये किसको करता है, डैमेज कर देता है हमारी पीसीटी को, प्रोक्सिमल कम्युनिकेटिव ट्यूब्यूल को। तीसरी वजह उसने ये बताई है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, इसको हम पढ़ेंगे बायोकेम में, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में आपने क्या याद रखना है कि इसमें काफी डिजीजेज आती हैं। आपने याद रखना है कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में क्या होता है, हमारे जो सेल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, हमारे सेल क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और जब ये डैमेज होते हैं तो जो अगर ये पीसीटी के सेल हैं तो जब जब पीसीटी के सेल डैमेज होंगे तो क्या होगा, हमें फेनकोनी सिंड्रोम हो जाएगा। इसको आपने याद कर लेना है, जब हम ये डिजीजेज पढ़ेंगे फिर मैं इसकी आपको एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो विल्सन डिजीज क्या है, एक कॉपर प्रॉब्लम है, टायरोसिन इसमें ज्यादा हो जाता है ब्लड में, इसको हम कहते हैं टायरोसिनीमिया। और तीसरे को हम कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, और ये हम पढ़ेंगे बायोकेम में। ठीक है, और एक और चौथी डिजीज है जिसको हम कहते हैं सिस्टिनोसिस। ठीक है, सिस्टिनोसिस, इसको भी हम बायोकेम में पढ़ेंगे। तो ये चार डिजीजेज हैं, ये सारी क्या है, हेरिडिटरी डिजीजेज हैं, ये विरासती बीमारियां, इसकी वजह से आपका जो पीसीटी होता है वो खराब हो जाता है। दूसरी जो एस्कीमिया है, जो एक्वायर्ड है, मतलब कि एक तो आपके विरासती मसला है ना, लेकिन एक एक्वायर्ड प्रॉब्लम है, उसमें पहली आती है एस्कीमिया, कि फर्ज करो आपको ऑक्सीजन सही तरह नहीं मिलती, आपकी किडनी तक ऑक्सीजन सही तरह नहीं पहुंचती, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका पीसीटी डैमेज हो जाएगा और आपको क्या हो जाएगी, आपको फेनकोनी सिंड्रोम हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था हेमाटोलॉजी में कि आपका एक मल्टीपल माइलोमा होता है। मल्टीपल माइलोमा क्या होता है, जो आपके प्लाज्मा सेल्स होते हैं, इसका क्या हो जाती है, अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन। प्लाज्मा सेल के कैंसर को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल माइलोमा। तो मल्टीपल माइलोमा में जब ये जो मल्टीपल माइलोमा होता है ना, ये आपके पीसीटी में आके एक्यूमुलेट कर जाता है, जिसकी वजह से आपका जो पीसीटी होता है वो डैमेज हो जाता है। जब पीसीटी डैमेज होगा तो आपको क्या आ जाएगा, फेनकोनी सिंड्रोम हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हमारी किडनी के लिए क्या है, बड़ी हानिकारक है। हानिकारक का मतलब यह है कि वो बड़ी खतरनाक है। तो नेफ्रोटॉक्सिन्स, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि क्या होती हैं, नेफ्रोटॉक्सिन्स होती हैं, वो हमारे नेफ्रॉन को तबाह करती हैं। उसमें कौन सी आती है, उसमें पहली ड्रग आती है एफेस्फामाइड। ठीक है, एफेस्फामाइड, इसको आपने याद कर लेना है, एफेस्फामाइड। उसके बाद एक और ड्रग है जो कि बड़ी मशहूर है, हम कैंसर में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिस्प्लाटिन। सिस्प्लाटिन भी क्या है, आपकी किडनी को डैमेज करती है और आपको फेनकोनी सिंड्रोम कराती है। उसके अलावा एक और है टीनोफोविर। ठीक है, टीनोफोविर, ये क्या है, एंटीवायरल ड्रग है, ये हम इसको वायरस के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप क्या कर लेते हो, जो टेट्रासाइक्लिन है, जो टेट्रासाइक्लिन होती है, आप कोई ऐसी टेट्रासाइक्लिन यूज कर लेते हो जो कि क्या है, एक्सपायर्ड है। तो आपने याद रखना है, जो टेट्रासाइक्लिन है वो आपने कभी भी एक्सपायर्ड यूज नहीं करनी, बल्कि कोई भी ऐसी दवाई आपने एक्सपायर्ड यूज नहीं करनी। लेकिन जब आप टेट्रासाइक्लिन को एक्सपायर्ड यूज करते हो, एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन यूज करते हो, तो आपको फेनकोनी सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको क्या हो जाती है, लेड पॉइजनिंग, इसके अलावा अगर आपको लेड पॉइजनिंग हो जाती है तो इसमें भी आपको फेनकोनी सिंड्रोम हो जाएगा, आपकी जो पीसीटी होगी वो डैमेज हो जाएगी, और आपकी ये जितनी चीजें मैंने लिखी हैं, ग्लूकोज, फॉस्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारी चीजें अब्सॉर्ब नहीं होंगी और आपकी बॉडी में इसकी कमी हो जाएगी। अब आप कहते हैं कि यार इसकी चलो कमी हो गई है, अब हमें सिम्टम कैसे मिलेंगे? तो आप कह रहे हो कि जो आपके अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड आपके किस में अब्सॉर्ब होते हैं? कहते हैं कि यार जो फेनकोनी सिंड्रोम है, फेनकोनी सिंड्रोम में आपका डैमेज हो जाता है, क्या आपका डैमेज हो जाता है जी, आपका पीसीटी। जब पीसीटी डैमेज होता है तो आपके अमाइनो एसिड क्या होंगे, अब्सॉर्ब नहीं होंगे। जब अमाइनो एसिड अब्सॉर्ब नहीं होंगे तो आप में अमाइनो एसिड की कमी हो जाएगी, मतलब कि आपके प्रोटीन सेंसिस, आपकी बॉडी में क्या होगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और आपको क्या हो जाएगा, अगर वो बच्चा है तो उसको क्या हो जाएगी, ग्रोथ रिटार्डेशन, वो बेचारा छोटा ही रह जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगी, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी। उसके बाद
दूसरे नंबर पे अभी हमने पढ़ा कि जो आपके फॉस्फेट होंगे वो एक्सक्रीट हो जाएंगे। जो आपका फेनकोनी सिंड्रोम होता है, चूंकि हम इसको फॉस्फेट को अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रहे, फॉस्फेट चले जाएंगे गटर में। फॉस्फेट जब गटर में चले जाएंगे तो क्या होगा, जो आपकी बोन्स बनी होती हैं किससे बनी होती हैं, कैल्शियम प्लस फॉस्फेट से। तो जैसे ही फॉस्फेट हमारा कम हुआ, तो फॉस्फेट कम हो गया है, फॉस्फेट कम होने से जो पेशेंट होगा उसको क्या आ जाएगा, रिकेट्स। उसकी जो हड्डियां होगी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगी, उसको क्या आ जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। ठीक है, रिकेट्स हो जाएगा। और चूंकि हमारा 65 to 80% वाटर, हमने कल पढ़ा था 65 to 80% जो वाटर है वो भी आपका पीसीटी से अब्सॉर्ब होता है। तो जो पीसीटी है वो भी वही खराब है, तो क्या होगा, आपको वॉल्यूम डिप्लीशन हो जाएगा, आपकी बॉडी में पानी की शदीद कमी हो जाएगी। किसमें, फेनकोनी सिंड्रोम में। फेनकोनी सिंड्रोम में क्या होगा, एक तो आपको ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, आपके क्या होगा, रिकेट्स हो जाएगा, आप में क्या होगा, कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी हो जाएगी और आपको रिकेट्स हो जाएगा, और आपको क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिप्लीशन हो जाएगी, आप में पानी की शदीद कमी हो जाएगी। ठीक है, अब जरा मुझे शाबाश जल्दी बताएंगे कि फेनकोनी सिंड्रोम जो कि इंतहाई अहम है, और इसको मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है ताकि आपको याद रहे, मुझे बताएं समझ आई है या नहीं आई, मैं दोबारा बताऊं। फिर करते हैं बार्टनर सिंड्रोम। बार्टनर सिंड्रोम हम पढ़ रहे थे, हम इसको जल्दी से खत्म करते हैं, बहुत आसान है। बार्टनर सिंड्रोम में क्या होता है, डिफेक्ट होता है। बार्टनर सिंड्रोम में क्या होता है, डिफेक्ट होता है किसमें, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। जो आपकी थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसमें डिफेक्ट आ जाता है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं बार्टनर सिंड्रोम। अब हमने कल पढ़ा था कि जो आपका थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसके जो सेल्स होते हैं, इसमें जो मेजर ट्रांसपोर्टर होता है वो कौन सा होता है, मैंने आपको एक निमोनिक बताया था कि पहले हम पढ़ते थे 1 to 1, एक स्पारी होती थी जिसको हम कहते थे 1 to 1 स्पारी। 1 to 1 आपने लिखना है और इसके नीचे लिख देना है नमक का फार्मूला NaCl, और साथ पोटाशियम लिख देना है। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर लगा होता है जो कि क्या करता है, सोडियम को अंदर लेके आता है, पोटाशियम को अंदर लेके आता है, और 2 क्लोराइड को अंदर लेके आता है। तो सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड, ठीक है, 2 क्लोराइड को ये अंदर लेके आता है, 2 क्लोराइड को अंदर लेके आता है। अब बार्टनर सिंड्रोम में क्या होता है, बार्टनर सिंड्रोम में क्या होता है, ये जो आपका ट्रांसपोर्टर होता है ना, ये काम ही नहीं करता। जब ये काम नहीं करता तो क्या होता है, हमारा सोडियम, हमारा क्लोराइड और हमारा पोटाशियम क्या होता है, रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाता। जब हमारा पोटाशियम रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाता तो हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो मसाइल कौन से हैं, देखो, चूंकि हमारा जो सोडियम है वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, तो सोडियम की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी। जब सोडियम की कमी होगी, जब सोडियम की कमी होगी तो हमारा कौन सक्रीट होगा, हमारा एल्डोस्टिरोन सक्रीट होगा। एल्डोस्टिरोन जब सक्रीट होगा तो क्या होगा, एल्डोस्टिरोन जब सक्रीट होगा तो क्या होगा, एल्डोस्टिरोन जब सक्रीट होगा तो ये क्या करेगा, जो एल्डोस्टिरोन होता है ये क्या करता है, एल्डोस्टिरोन पोटाशियम को बाहर निकाल देता है और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। मतलब मैं आपको शॉर्ट बताता हूं, जब आपका एल्डोस्टिरोन एक्सक्रीट होगा तो ये एक्सक्रीट कर देता है, ये बाहर निकाल देता है किसको, हाइड्रोजन को। जब हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि जब भी एल्डोस्टिरोन आता है आपको क्या हो जाता है, मेटाबोलिक मेटाबोलिक अल्कलोसिस, मेटाबोलिक अल्कलोसिस। तो ये अहम बात है कि जो बार्टनर सिंड्रोम होता है इसमें आपको क्या हो जाता है, आपको हो जाती है मेटाबोलिक अल्कलोसिस। जो फेनकोनी सिंड्रोम था उसमें क्या होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। जो आपका बार्टनर सिंड्रोम है जो कि थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसमें जो अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आपको क्या जाता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि यार इसमें और क्या क्या होगा। तो चूंकि हमारा जो पोटाशियम है वो भी अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो दूसरा आपको क्या आ जाएगा, हाइपोकलीमिया। ठीक है, आपको क्या आ जाएगा, आपके ब्लड में पोटाशियम की कमी हो जाएगी। एंड पे ईमिया है, ईमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड। तो आपको पोटाशियम की कमी हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या याद रखना है कि इसमें क्या होता है, ये जो बार्टनर सिंड्रोम, जो आपका ये है ना बार्टनर सिंड्रोम, इसमें हाइपर कैल्सीयूरिया होता है। ये थोड़ी सी अहम बात है, हाइपर कैल्सीयूरिया। हाइपर कैल्सीयूरिया इसका मतलब क्या है, जो बार्टनर सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है, जो आपका यूरिन होता है, देखो यूरिया है, यूरिया का मतलब क्या होता है, यूरिन। तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम बहुत ज्यादा हो जाएगा किसमें, बार्टनर सिंड्रोम में। तो ये कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक चैनल होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम का चैनल, यहाँ पे एक चैनल होता है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम का चैनल। ये हमने कल, सॉरी 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 सॉरी, हाइपर कैल्सीयूरिया, सॉरी। यहाँ पे एक हमारा ये चैनल होता है जिसको हम कहते हैं पोटाशियम का चैनल, और ये वो पोटाशियम को बाहर निकालता है यहाँ पे। और हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे आपका एक चैनल होता है, यहाँ पे आपका एक चैनल होता है जो कि क्या करता है, सोडियम को बाहर निकालता है और पोटाशियम को अंदर लेके आता है। सोडियम को बाहर निकालता है और पोटाशियम को अंदर लेके आता है। पहली बात हो गई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारा एक चैनल होता है, आपकी बुक ने बनाया हुआ है कि जो पोटाशियम होता है वो बाहर निकालता है और क्लोराइड को भी बाहर निकालता है, पोटाशियम को बाहर और क्लोराइड को भी बाहर। और
हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जो आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं वो पैरासेलुलर स्पेस से गुजर जाते हैं। जो सेल के स्पेस होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू आपका जो मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है वो क्या हो जाता है, अब्सॉर्ब हो जाता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या हो जाता है, अब्सॉर्ब हो जाता है। अब होता क्या है, अब मसला क्या आता है, अब अच्छा ये मसला क्यों आता है, क्योंकि जो आपका पोटाशियम है यहाँ पे पोटाशियम बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है और ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था, इसलिए मैं इसको तेजी से पढ़ा रहा हूँ कि जो आपके थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसमें क्या होता है, पोटाशियम हमारा ल्यूमन में आ जाता है और पोटाशियम क्या करता है, रिपेल करता है, दफा हो जाओ किसको, कैल्शियम को, ताकि वो किसी के अंदर चला जाए, हमारे ब्लड के अंदर चला जाए। लेकिन अब जो मरीज है उसको बार्टनर सिंड्रोम हो गया है। तो बार्टनर सिंड्रोम में क्या होगा, बार्टनर सिंड्रोम में क्या होगा कि आपका ये वाला चैनल नहीं चलेगा। जब आपका ये वाला चैनल नहीं चलेगा तो पोटाशियम अंदर नहीं जाएगा। जब पोटाशियम अंदर नहीं जाएगा तो पोटाशियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब पोटाशियम की कमी हो जाएगी, जब पोटाशियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो इसको रिपेल करने वाला कोई नहीं होगा। जब इसको रिपेल करने वाला कोई नहीं होगा तो जो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे। जब ये रीअब्सॉर्ब नहीं होंगी तो ये किस में चले जाएंगे, ये गटर में चले जाएंगे। तो इसलिए इसमें हमें क्या मिलता है, हाइपर कैल्सीयूरिया, हाइपर कैल्सीयूरिया। और आपका जो यूरिन होगा इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होगा। हाइपर कैल्सीयूरिया की वजह से क्या होगा, कैल्शियम स्टोन्स, कैल्शियम स्टोन बनेंगे। ठीक है, तो जो बार्टनर सिंड्रोम का मरीज होता है इसमें कैल्शियम के किडनी स्टोन बनेंगे, उसको पथरी हो जाएगी। कौन सी पथरी होगी, क्योंकि उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा है उसके यूरिन में। ठीक है, तो ये इसमें याद रखनी है कि जो बार्टनर सिंड्रोम होता है इसमें मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है, हाइपोकलीमिया होता है, हाइपर कैलेसीमिया होता है, हाइपर कैलेसीमिया होता है। और ये क्या है, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। और इट प्रेजेंट सिमिलर टू क्रोनिक लूप डायरेटिक। मैंने कल आपको बताई थी एक बात कि जो आपके लूप डायरेटिक होते हैं, हम इसको फार्माकोलॉजी में दोबारा भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। जो लूप डायरेटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके इसको बंद कर देते हैं। जब भी हम लूप डायरेटिक देते हैं तो जो आपका ये ट्रांसपोर्टर था इसको ये ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जो आपका बार्टनर सिंड्रोम है ये मिमिक करता है, ये नकल उतारता है किसकी, लूप डायरेटिक की। तो आपका मरीज किस तरह आएगा, आपका मरीज आपको इस तरह प्रेजेंट किया जाएगा कि वो क्रोनिकली यूज कर रहा है किसको, क्रोनिकली यूज कर रहा है किसको, लूप डायरेटिक को। क्योंकि लूप डायरेटिक और बार्टनर सिंड्रोम का मैकेनिज्म सेम है, दोनों का मैकेनिज्म क्या है, सेम है। तो इसको हम कहते हैं बार्टनर सिंड्रोम और ये इंतहाई आसान है। इसमें जब आप पढ़ोगे इसको बुक से तो आपको समझ आ जाएगी। जल्दी मुझे बताएं, बार्टनर सिंड्रोम की समझ आ गई है, फिर हम आगे चलें जल्दी। और अब हम आगे बात करते हैं, आगे बार्टनर सिंड्रोम भी हो गया, आगे हमारा आसान है। अगर आपको इतनी बातें समझ आ गई हैं तो अब आपके लिए सफर आसान है। और आगे है हमारा जिटलमैन सिंड्रोम। ठीक है, जिटलमैन सिंड्रोम। ठीक है, जिटलमैन सिंड्रोम, जिटलमैन सिंड्रोम क्या होता है, जिटलमैन सिंड्रोम क्या होता है, जिटलमैन सिंड्रोम होता है अगर आपका मसला आ जाए डीसीटी में, जो आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमने पढ़ा था, अगर डीसीटी के ट्रांसपोर्टर में मसला आ जाए तो क्या क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। और डीसीटी का सेल हम यहाँ पे बना लेते हैं कि जो आपका डीसीटी होता है इसका सेल किस तरह होता है। तो डीसीटी का सेल हमने क्या पढ़ा था, डीसीटी का सेल क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है किसको, सोडियम क्लोराइड को। यहाँ पे एक चैनल होता है जो कि क्या करता है, सोडियम को भी अंदर बुला लेता है और कैल्शियम क्लोराइड को भी अंदर बुला लेता है। और क्या करता है, यहाँ पे दो चैनल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, मैग्नीशियम को भी अंदर बुला लेते हैं और कैल्शियम को भी अंदर बुला लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एक एटीपी का चैनल होता है जो कि क्या करता है, 3 सोडियम को अंदर लेके आता है और 2 पोटाशियम को उसके साथ ही अंदर लेके आता है। और ये किस पे काम कर रहा था, ये एक्ट कर रहा था किस पे, पीटीएच पे। ये हमने कल पढ़ा था, ये हमने कल सारी बातें पढ़ी थी। और एक यहाँ पे आपका रिसेप्टर होता है जो क्या करता है, सोडियम को अंदर और कैल्शियम को बाहर निकालता है। और क्लोराइड हमारा वैसे ही डिफ्यूज कर देता है। ये हमने कल बातें पढ़ी थी, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब फर्ज करो कि आपका कोई मरीज है जिटलमैन सिंड्रोम का, उसमें मसला आ गया है डीसीटी में, जो उसके डीसीटी है वो काम ही नहीं कर रहे। जब डीसीटी काम नहीं करेंगे तो क्या क्या मसला आएगा, तो रिजॉर्प्शन डिफेक्ट इन एनएसीएल, एनएसीएल आपका रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। एनएसीएल जब अंदर नहीं जाएगा तो आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। वो कौन से मसाइल है, मैं इधर लिख देता हूं। जो जिटलमैन सिंड्रोम है इट इज रिजॉर्प्शन डिफेक्ट, इसमें क्या होगा, आपकी रीअब्सॉर्प्शन डिफेक्ट होगा, रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। एनएसीएल, एनएसीएल जो नमक है वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। जब वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी में नमक की कमी हो जाएगी, एनएसीएल कम हो जाएगा, क्योंकि वो रीअब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा, तो वो गटर में जा रहा है। तो जब वो रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो उसकी वजह से आपका बीपी क्या कर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा, बीपी गिर जाएगा। बीपी गिरने से क्या होगा, आपका एल्डो इंक्रीज होगा। जब आपका एल्डो इंक्रीज होगा, जब आपकी एनएससीएल की कमी होती है तो बीपी गिरता है, बीपी गिरने से क्या होता है, एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है। जब एल्डोस्टेरोन ज्यादा होता है तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है,
पोटाशियम को बाहर निकाल देता है, पोटाशियम को बॉडी से बाहर निकालता है, एक्सक्रीट करता है, और क्या करता है, हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करता है। और इन दोनों की वजह से हमें क्या मिलता है, इन दोनों की वजह से हमें मिलता है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, कि आपको क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगी। तो आपने याद रखना है जिटलमैन सिंड्रोम में भी क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो रही है ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। अब जब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है ना, जब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है, तो और इसके अलावा क्या होगा, जब एल्डोस्टेरोन होगा तो ये पोटाशियम को बाहर फेंक देगा, तो उससे आपको क्या आ जाएगा, हाइपोकलीमिया, हाइपोकलीमिया, हाइपोकलीमिया। और इसके अलावा और आपको क्या मिलेगा, हाइपोकलीमिया, और इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, हाइपोकैल्सियूरिया, हाइपोकैल्सियूरिया। जो आपका बार्टनर सिंड्रोम था उसमें हाइपर कैल्सियूरिया था, इसमें हाइपोकैल्सियूरिया है। इसको हम समझ लेते हैं। देखो, अगर आप मेरी कल वाला आपको लेक्चर याद है तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। अगर हम इस ट्रांसपोर्टर को डिफेक्ट में डाल दें, अगर ये ट्रांसपोर्टर हमारा खराब हो जाए, तो इससे मसला क्या आएगा, इससे मसला क्या आएगा कि हमारा सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा। अंदर क्या आ जाएगी, सोडियम कमी हो जाएगी। अंदर क्या आ जाएगी, सोडियम की कमी हो जाएगी। अंदर क्या आ जाएगी, सोडियम की कमी हो जाएगी। अगर अंदर सोडियम की कमी हो जाएगी तो जो ये वाला हमारा ट्रांसपोर्टर है ये ओवर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अंदर सोडियम की कमी है तो ये ज्यादा से ज्यादा सोडियम को अंदर लाएगा। लेकिन जब ये अंदर लाएगा तो क्या करेगा, कैल्शियम को बाहर निकाल देगा। तो हमने कल क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर हम इसको ब्लॉक कर दें थायाजाइड डायूरेटिक से, थायाजाइड डायूरेटिक से, तो हमारा क्या होता है, हमारा जो थायाजाइड डायूरेटिक है दे आर कैल्शियम स्पेयरिंग, वो कैल्शियम को बचा लेते हैं। तो आपने याद रखना है जो जिटलमैन सिंड्रोम होता है इसमें आपको यूरिन में कैल्शियम कम मिलता है, बट जो आपका ब्लड होता है उसमें आपको कैल्शियम ज्यादा मिलता है। ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो जो जिटलमैन सिंड्रोम होता है इसमें कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है। और अगर आप गौर करें तो जो आपका जिटलमैन सिंड्रोम है ये मिमिक करता है, ये नकल उतारता है किसकी, ये नकल उतारता है थायाजाइड, थायाजाइड डायूरेटिक्स, थायाजाइड डायूरेटिक्स की नकल उतारता है। तो दिस इज ऑल अबाउट जिटलमैन सिंड्रोम। इसमें आपने याद क्या रखना है, हाइपोकैल्सियूरिया, हाइपोकलीमिया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और थायाजाइड डायूरेटिक्स की क्या करता है, ये नकल उतारता है। इसको हम कहते हैं जिटलमैन सिंड्रोम। अब मुझे बता दें कि इसकी आपको समझ आ गई या फिर हम जिटलमैन सिंड्रोम, जिटलमैन सिंड्रोम के बाद आपका आता है जी लिडल सिंड्रोम। लिडल सिंड्रोम, लिडल सिंड्रोम में क्या होता है, लिडल सिंड्रोम में आपका मसला आता है किस में, आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। जो आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं जो हमने आज अभी अभी ताजा ताजा ही पढ़ी हैं, तो इसमें क्या आता है, इसमें आपका मसला आता है फंक्शन म्यूटेशन पे। ठीक है, गेन फंक्शन म्यूटेशन, गेन फंक्शन म्यूटेशन, गेन फंक्शन म्यूटेशन, मतलब जो आपका लिडल सिंड्रोम है इसमें क्या होगा, आपके म्यूटेशन आ जाएगी किसमें, आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। मतलब कि जो आपके सोडियम चैनल्स हैं, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा गौर करेंगे, इसमें फंक्शन म्यूटेशन आती है। मतलब जो हमारे रिसेप्टर होते हैं वो ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं। कैसे एक्टिवेट होते हैं उसको हम समझते हैं। जो आपका लिडल सिंड्रोम होता है ना, इसमें जो आपके सोडियम के चैनल्स होते हैं, जो आपके सोडियम चैनल्स बने थे एल्डोस्टेरोन की वजह से, वो एक दफा बन तो जाते हैं लेकिन वो डीग्रेड नहीं हो पाते। वो क्या, वो डीग्रेड नहीं हो पाते ड्यू टू म्यूटेशन। तो इसको हम कहते हैं कि डिक्रीज डिक्रीज सोडियम चैनल डीग्रेडेशन। जो आपके सोडियम चैनल एक दफा बन गए थे वो टूट नहीं रहे। अगर वो टूटेंगे नहीं तो क्या होगा, अगर वो जिसने कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करना था, अगर वो टूटेंगे नहीं तो आपके रिसेप्टर परमानेंटली रहेंगे। तो इससे आपको क्या आ जाएगा, इससे आपको लिडल सिंड्रोम हो जाएगा। और क्या होगा, चूंकि आपके जो कैल्शियम चैनल है दे आर परमानेंट, तो क्या होगा, आपकी जो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन है, सोडियम रीअब्सॉर्प्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सोडियम रीअब्सॉर्प्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी किसमें, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। सोडियम रीअब्सॉर्प्शन किसमें ज्यादा हो जाएगी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। अब होगा क्या, अब देखो अगर आप गौर करें तो आप जो ये सारा जो काम हो रहा है, ये आपका काम सारा हो रहा है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के वाले साइंस आ रहे हैं, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। देखो, जो एल्डोस्टेरोन था वो क्या करता था, वो हमारे इन चैनल्स को बढ़ाता था, वो इन चैनल्स को क्या करता था, बढ़ाता था। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जो लिडल सिंड्रोम है इसमें भी तो ये चैनल्स बढ़ रहे हैं, मतलब वो टूट ही नहीं रहे तो बढ़ रहे हैं। तो जो आपका लिडल सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है, इसमें आपके हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म वाले साइन आते हैं। अब हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होगा कि एल्डोस्टेरोन बहुत ज्यादा होगा। एल्डोस्टेरोन बहुत ज्यादा कैसे होगा, इसमें कौन कौन से साइंस आएंगे। देखो, एल्डोस्टेरोन का पहला काम क्या होता है कि इसने सोडियम को अब्सॉर्ब करना होता है, सोडियम को अब्सॉर्ब करना होता है। तो जब नमक हमारा ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब हो जाएगा तो आपका मरीज बीपी का हो जाएगा, हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन।
पहला पहला काम ये होगा। उसके बाद दूसरा काम क्या होगा, जब आपका एल्डोस्टेरोन बहुत ज्यादा उसको अब्जॉर्ब कर लेगा सोडियम को, तो हाइपरटेंशन हो जाएगी। दूसरा काम एल्डोस्टेरोन क्या करता है, पोटाशियम को गटर में डालता है, पोटाशियम को बाहर निकालता है। तो आपको क्या हो जाएगा, आपको हाइपोकलीमिया, आपको क्या आ जाएगा, हाइपोकलीमिया हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे इसमें क्या होगा, इसमें हाइपोकलीमिया होगा, हाइपरटेंशन होगी, लेकिन इसमें जो एल्डोस्टेरोन होगा वो कम मिलेगा। एल्डोस्टेरोन इसमें आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। एल्डोस्टेरोन कम होगा, लेकिन साइन एंड सिम्टम सारे कौन कौन से होंगे, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म वाले। तो इसको हम क्या कहते हैं, लिडल सिंड्रोम, और इट इज फंक्शन म्यूटेशन। इसमें जो सोडियम के चैनल्स होते हैं उनका फंक्शन ज्यादा हो जाता है, किसमें, आपकी डीसीटी में, आपकी डीसीटी में। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट एक ड्रग है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ड्रग है अमीलोराइड। ठीक है, अमीलोराइड इसका ड्रग ट्रीटमेंट है, जो कि हम इसको दे दे सकते हैं। इससे जो हमारे रिसेप्टर होते हैं वो थोड़े बहुत ठीक हो जाते हैं, और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं बाय गिविंग अमीलोराइड। तो ये इसमें बातें हैं। अब जरा मुझे शाबाश बताएंगे कि लिडल सिंड्रोम और जेटलमैन सिंड्रोम समझ आई है। फिर हम एक और सिंड्रोम है, बड़ा इंटरेस्टिंग सिंड्रोम है, और बुक ने वो इतना मुश्किल करके लिखा हुआ है, मैं आपको बिल्कुल दो बातें बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। डॉक्टर अनम को समझ आ गया है, और आगे बताएं, डॉक्टर समीना और डॉक्टर तलहा वगैरह को भी, डॉक्टर तलहा और वलीद को भी समझ आ गया। हम आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं, और आगे आपका सिंड्रोम है सेम। ठीक है, डॉक्टर अदनान को भी समझ आ गया। सेम, हमारा एक सिंड्रोम है सेम। सेम क्या चीज है, सेम का मैं पूरा नाम तो नहीं लिखता, आपकी बुक पे लिखा हुआ है सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरेलो कॉर्टिकॉइड एक्सेस, बल्कि हम इसको नाम लिख लेते हैं, ताकि बल्कि इसको ना मैं आपको बताता हूँ, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, सिंड्रोम सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है बजाहिर, ठीक है, बजाहिर के हमें जो चीज नजर आती है। सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड किसको कहते हैं, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड कहते हैं एल्डोस्टेरोन को। मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड एक्सेस। अच्छा, ये वो सिंड्रोम है कि हमें ये लगता है कि जो हमारा मिनरेलो कॉर्टिकॉइड है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सेस में आ गया है, हालांकि वो एक्सेस में नहीं होता। देखो, इसमें हमें बजाहिर ये लगेगा कि जो हमारा एल्डोस्टेरोन है वो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। इसको हम कहते हैं सेम। सेम का मतलब क्या है, सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरेलो कॉर्टिकॉइड एक्सेस। अब आपने, आपकी जो बुक पे लिखा हुआ है ना, वो इतना मुश्किल करके उसने लिखा हुआ है ना, लेकिन मैं आपको इसको आसान करके बताता हूँ। ये जो पहले दो लाइनें मैं लिखूंगा ना, आप अपनी बुक पे लिख लेना, ताकि आपको बाद में ये भूल लेना। एक हमारी किडनी में एक एंजाइम होता है, हमारी किडनी में एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं 11 बीटा। ठीक है, 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेटेड हाइड्रोक्सीलेटेड डीहाइड्रोजिनेज, ये एक एंजाइम होता है हमारी किडनी में, 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेटेड डीहाइड्रोजिनेज। अगर इसकी किसी भी वजह से क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, इसकी किसी भी वजह से डेफिशिएंसी हो जाए, तो आपको क्या हो जाता है, आपको हो जाता है सेम सिंड्रोम, सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। अब हम इसको समझते हैं, फिर आपको बात समझ आएगी। देखो, आपकी बॉडी में क्या होता है, आपकी बॉडी में होता है कोर्टिसोल, कोर्टिसोल होता है। ठीक है, कोर्टिसोल, आपकी बॉडी में क्या होता है, कोर्टिसोल। इस कोर्टिसोल को कन्वर्ट कर दिया जाता है किस में, इसके छोटे भाई में। ये जो कोर्टिसोल है ये बड़ा भाई है, इसको इसके छोटे भाई में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं कोर्टिसोन, कोर्टिसोन। ठीक है, कोर्टिसोन। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये जो कोर्टिसोल है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किस में, कोर्टिसोन में, इसके छोटे भाई में। और ये काम कौन सर, ये कारनामा कौन सर अंजाम देता है, ये एंजाइम सर अंजाम देता है, जिसको हम कहते हैं 11 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड डीहाइड्रोजिनेज। आपकी बुक पे भी नाम लिखा हुआ है। अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, देखो, ये जो कोर्टिसोल है ना, ये जो कोर्टिसोल है, ये एक्टिवेट कर सकता है, ये एक्टिवेट कर सकता है किसको, एल्डो रिसेप्टर्स को। जो एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर होते हैं ना, ये उनके उनके साथ अफिनिटी रखता है, तो ये उनकी उनको उसको एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन जो इसका छोटा भाई है वो बेचारा अभी कमजोर है, वो इसको एक्टिवेट नहीं करता, वो इनएक्टिव कर देता है, वो इनएक्टिव ऑन रिसेप्टर है। वो रिसेप्टर के ऊपर क्या है, वो क्या है, इनएक्टिव है। दोबारा समझें, जो बड़ा भाई है वो एल्डो के रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन जो छोटा भाई है वो आपके एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को इनएक्टिव है, उन पे उसका कोई असर रसूख नहीं है। और जो बड़े भाई को छोटे भाई में कन्वर्ट करने वाली चीज है वो क्या है, वो है जी ये वाला एंजाइम। और इसी कॉन्सेप्ट को आपकी बुक ने थोड़ा सा मुश्किल करके लिखा है, मैंने आपको आसान बता दिया है, इसको आपने लिख लेना है। अब होगा क्या, देखो, अगर इस एंजाइम की कमी हो जाएगी, इस एंजाइम की कमी हो जाएगी, तो आपकी बॉडी में कार्टिसोल बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, कार्टिसोल बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब ये कार्टिसोल बहुत ज्यादा होगा तो ये क्या कर देगा, ये एक्टिवेट कर देगा किसके, एल्डो के रिसेप्टर को।
और चूंकि एल्डोस्टेरोन के जब रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, जब एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, आपका जो सोडियम होगा वो बहुत ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, वही ना हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म वाली साइन आएंगे। तो आपका जो एल्डोस्टेरोन होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा, सोडियम बहुत ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपको क्या हो जाएगी, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। उसके बाद ये जो कार्टिसोल है, ये चूंकि एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, पोटाशियम को कम कर देगा ब्लड में, पोटाशियम को गटर में डाल देगा। जब पोटाशियम एक्सक्रीट होगा तो क्या होगा, आपको हाइपोकलीमिया हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, हाइपोकलीमिया हो जाएगा। और तीसरी बात, अभी अभी तो हम पढ़ चुके हैं कि जो आपका एल्डोस्टेरोन होता है, और एल्डोस्टेरोन जब उसके रिसेप्टर को हम एक्टिवेट करेंगे तो तीसरा काम क्या होगा, मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो ये जो सिंड्रोम है, अगर आप गौर करें तो इसमें आपको हाइपरटेंशन मिल रही है, हाइपोक्लेमिया मिल रहा है और अल्कलोसिस मिल रही है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये तीनों सिम्टम्स तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म वाली हैं, लेकिन इसमें एल्डोस्टेरोन कम होता है, इसमें ज्यादा कौन होता है, कोर्टिसोल होता है। तो इसलिए हम इसको ये कहते हैं कि सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट एल्डोस्टेरोन एक्सेस, कि हमें ये लगता ये है कि एल्डोस्टेरोन ज्यादा है लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं ना कि हकीकत और अफसाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो जो ज्यादा है वो कोर्टिसोल है, कम कौन है, एल्डोस्टेरोन है, ठीक है। लेकिन हमें बाहर ये लग रहा है कि एल्डोस्टेरोन ज्यादा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेम सिंड्रोम कहते हैं, सेम सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, एल्डोस्टेरोन आपको कम मिलेगा और सिम्टम सारी आपको हाइपर वाली मिलेंगी। क्यों, क्योंकि जो बड़ा भाई है वो कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा कोर्टिसोल में ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि इसकी एक और वजह है, वो क्या है, एक्वायर्ड है। मतलब ये हमें खुद एक्वायर्ड भी एक रीजन है, और वो क्या है, एक एक एसिड है जिसको हम कहते हैं ग्लाइसीरिमिटिक, ग्लाइसीरिमिटिक एसिड, ग्लाइसीरिमिटिक एसिड। और ये किसमें होता है, लिकोरिस, लिकोरिस। ये लिकोरिस कोई इनका लिक्विड है, शायद यूरोप में होता है, मुझे कंफर्म नहीं है इसका। जो गोरे होते हैं जब वो ये लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, तो इस लिक्विड की खास बात ये है कि ये जो लिकोरिस है ना, ये हमारे उस एंजाइम को एक्टिवेट इनएक्टिव कर देता है, उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जो कि क्या कर रहा है, कोर्टिसोल को कोर्टिसोन में कन्वर्ट कर रहा है। तो जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो आपको क्या आ जाएगा, आपको सेम सिंड्रोम हो जाएगा। उसके बाद अब आप कहते हैं कि यार हम इसको ये मलट्ठी को कहते हैं सर, मुझे नहीं पता इसका। अच्छा खैर हम आगे चलते हैं। इसका इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है, इसका ट्रीटमेंट ये है कि अब देखो हमारी बॉडी में क्या हो गया है, हमारी बॉडी में कार्टिसोल बहुत ज्यादा है, हमारी बॉडी में कार्टिसोल ज्यादा है। हम क्या करते हैं, हम ना बाहर से स्टीरॉयड लगाना शुरू कर देते हैं, हम बाहर से एक्सोजीनस स्टीरॉयड लगाना शुरू कर देते हैं। एक्सोजीनस स्टीरॉयड जब हम बाहर से कार्टिसोल देंगे, तो जब हमारा जो कार्टिसोल होगा वो हमारी जब बॉडी में जाएगा, जब वो बॉडी में जाएगा तो क्या करेगा, फीडबैक के थ्रू जो हमारा अंदर कार्टिसोल था उसको काम कर देगा। देखो हमने पढ़ा था ना, हमने उसमें कुशिंग सिंड्रोम में पढ़ा था, कुशिंग डिजीज वगैरह में पढ़ा था, जब हम बाहर से कार्टिसोल देते हैं तो जो अंदर प्रोडक्शन कार्टिसोल की होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि एसीटीएच कम हो जाता है। तो एसीटीएच कम होने की वजह से क्या होता है, कार्टिसोल जो अंदर पैदा हो रहा था, एंडोजीनस कार्टिसोल कम हो जाएगा। तो जो ये जो मरीज है इसको हम क्या देंगे, बाहर से स्टीरॉइड्स देंगे। जो बाहर से स्टीरॉइड्स देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे इसका कार्टिसोल कम हो जाएगा ड्यू टू फीडबैक मैकेनिज्म। उसके बाद हम इसको और क्या देंगे, इसको हम देंगे पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। हम इसको ऐसे डायूरेटिक्स देंगे जो कि क्या है, पोटाशियम स्पेरिंग है। इसको हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे डायूरेटिक्स हैं जो कि पोटाशियम स्पेरिंग है। उसके अलावा उसने एक निमोनिक लिखा हुआ है कि जो कार्टिसोल होता है, जो कार्टिसोल होता है उसने इस तरह लिखा हुआ है, कार्टिसोल इज सेम एज एल्डो। मतलब उसने आपको याद कराने की कोशिश की है कि जो एल्डो जो कार्टिसोल है वो एल्डो का काम कर रहा है। सर इनहिबिटर क्यों नहीं देख सकते, किसके इनहिबिटर, एल्डोस्टेरोन के, वो भी हम दे सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप गौर करें ना तो इसमें स्टीरॉइड क्यों देंगे, स्टीरॉइड इसीलिए देंगे ना, देखो मसला कहाँ पे आ रहा है, कार्टिसोल में आ रहा है कि कार्टिसोल बहुत ज्यादा है, कार्टिसोल ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से स्टीरॉइड देते हैं ताकि वो स्टीरॉइड उसके अंदर जाए, वो स्टीरॉइड उसके अंदर जाए और जो अंदर से कार्टिसोल है वो कम हो जाए। तो हम बाहर से फीडबैक को देने के लिए बाहर से स्टीरॉइड देते हैं, ठीक है, बीटा मैथासोन देते हैं या डेक्सामेथासोन देते हैं, ताकि जो अंदर कार्टिसोल पैदा हो रहा है वो खत्म हो जाए, वो पैदा ना हो। इसके अलावा हम पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स देते हैं। और इसने एक निमोनिक बताया हुआ है कि जो कार्टिसोल होता है इट इज सेम एज एल्डो, इट इज सेम एज एल्डो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिंड्रोम्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है आपकी मेडिसिन के हवाले से। आपको मेडिसिन में ये दोबारा पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप फर्स्ट एड में इसको पढ़ लोगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत आसान हो लगेंगे आगे जाके, ठीक है। तो अब जरा मुझे बताएं कि आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं रिकॉर्डिंग एंड कर देता हूँ, हम बाकी हम कल पढ़ेंगे।